तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो साइंस के मोस्ट रिपीटेड और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जो सारे के सारे नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? ऑप्शन में दिए गए हैं 0 to 5 हर्ट्ज, 6 to 10 हर्ट्ज, 11 to 15 हर्ट्ज या 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 to 20,000 हर्ट्ज जो है वो इसकी अनुभूति जो है वो मनुष्य का कान जो है वो कर पाता है। इससे ज़्यादा की आवृत्ति होती है तो वो मनुष्य के कानों के द्वारा ऑडिबल नहीं हो पाता है। कुछ जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सारे के सारे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को सुन पाते हैं और मनुष्य के कान जो है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक ऑडिबल हो पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? विद्युत चालक यानी कि पूछ रहा है कि कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो गुड कंडक्टर क्या होता है? जो अपने से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, याद रखिएगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जो पास करने देता है अपने आप से, वो उसके गुड कंडक्टर होते हैं, और जो नहीं पास करने देते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है सर्वोत्तम, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा विद्युत का चालक है? ऑप्शन में दिए गए तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या चांदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चांदी, जिसका सिंबल क्या होता है? एजी होता है। इसे अर्जेंटम बोला जाता है, याद रखिएगा, कभी कभी आपका सिंबल भी एग्जाम में पूछ देता है। तो एजी होता है किसका? चांदी का, और इसका पूरा नाम क्या होता है? अर्जेंटम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर या ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या ओडोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन या उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, फेदम, अर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आयनन द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा या ऑक्सीकरण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। सर आइजैक न्यूटन, देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उन्होंने 1687 में अपने प्रसिद्ध कार्य के लिए एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या है? तो नेचुरल, इसका नाम है प्रसिद्ध कार्य का फिलॉसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसमें ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के नियम का क्या किए हैं? वर्णन किए हैं। और इसमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा गया है कि हर दो वस्तु के बीच एक आकर्षण बल होता है, ठीक है, कोई भी दो वस्तु है उसके बीच में आकर्षण बल होता है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये कहा गया है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में, और ये उनके बुक में कब 1687 को प्रतिपादित किया गया था। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस वीडियो में जो भी आपके 50 प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। ये सारे न्यू पैटर्न पर आधारित है जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो कनकेव लेंस भी बोला जाता है, ठीक है, कनकेव लेंस। और वही अगर कनकेव मिरर का बोला जाएगा तो कनकेव मिरर को किसके लिए किया जाता है? तो कोई भी छोटी जो चीजें होती है उसे बड़ा करने के लिए कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो डेंटिस्ट होते हैं,
ठीक है, दांत के जो डॉक्टर होते हैं उसे डेंटिस्ट बोला जाता है, तो वो किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं दांतों के ट्रीटमेंट के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है, कॉपर, आयरन, लेड या टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये टंगस्टन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ऑप्शन में दिए गए हैं जल, स्टील से, वायु से या निर्वात से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए कोई ना कोई माध्यम का होना जरूरी होता है, और निर्वात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल कहलाता है, जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। देखिएगा धातु के बारे में पूछ रहा है, तो द्रव अवस्था में जो पाया जाने वाला धातु है वो है पारा। इसे हम लोग कमरे के टेम्परेचर पे भी आसानी से रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, विद्युत फ्यूज किसका किसका मिश्रण होता है। तो वो तांबा का होता है, टीन का होता है और सीसा का होता है, तांबा, टीन, सीसा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में जो विटामिन नहीं पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन सी। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि आपका आंवला हो गया, तो आंवला ये सब खट्टे पदार्थ होते हैं तो उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। लेकिन प्रश्न में यहाँ पूछ रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो जो यूरिन होते हैं उनका निर्माण वृक्क में होता है, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो किडनी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है। देखिए पूछ रहा है शर्करा के बारे में, तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो क्या कहलाता है, लैक्टोज कहलाता है। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बारे में जब पूछा जाएगा तो वो कौन सा होता है, तो वो प्रोटीन होते हैं केसिन। इसका राइट आंसर केसिन हो जाएगा। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। मेढक के हृदय में भाग जो है वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन जो है वो 1350 ग्राम के लगभग होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। सबसे छोटी अस्थि के बारे में पूछ रहा है। अस्थि यानी कि क्या हो गया, बोन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी अस्थि जो है वो स्टेपिज होती है, स्टेपिज। और वो कहाँ पाया जाता है, तो वो हमारे कान में पाए जाते हैं। और अगर सबसे बड़ी की पूछा जाए तो सबसे बड़ी कौन सी हड्डी होती है, तो वो फीमर होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जांघ में पाए जाते हैं। और वही अगर आपसे सबसे छोटी पूछा जाएगा तो स्टेपिज हो जाएगा, जो हमारे कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। तो ध्वनि का वेग अभी हम लोग पढ़े थे कि ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती है, तो वो निर्वात हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ क्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक वेग किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस में होता है, सॉलिड। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। लिंग निर्धारण यानी कि जो भी अनबॉर्न बेबी होते हैं उसमें वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष के क्रोमोसोम पर। क्योंकि पुरुष में जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो वो डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन किसमें, एक्स में है या वाई में। क्योंकि फीमेल जो होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है। लेकिन मेल में क्या पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है। तो जो भी अनबॉर्न बेबी होता है उसका सेक्स का डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोम ऑफ मेल। अगला क्वेश्चन है,
शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र यानी कि किसकी बात हो रही है? क्रोमोसोम की। ठीक है, तो क्रोमोसोम का जो संख्या होता है वो कितना होता है? 46 होता है। अगर वही आपसे पेयर पूछा जाएगा कि कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? 23 पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ संख्या पूछा जा रहा है तो संख्या 46 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है क्या है? त्वचा है। त्वचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त स्रावित होता है। ठीक है, पित्त जो है वो कहाँ स्रावित होते हैं? जैसे पित्त को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो बाइल के नाम से जानते हैं। और ये किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये यकृत के द्वारा स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, सबसे पहले जो फूड लेते हैं वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? तो सबसे पहले फूड जो है वो हमारे मुख में जाता है, तो माउथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख या माउथ। क्योंकि सबसे पहले जो भोजन का चबाने का काम होता है, और भोजन का चबाने के काम कौन करता है? तो ये दांत के द्वारा होता है जो हमारे मुख में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है। ठीक है, इसे स्प्लीन भी बोला जाता है, याद रखिएगा, प्लीहा या स्प्लीन दोनों आपका सेम ही होता है। उसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस बोला जाता है। उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो उसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसे ल्यूकोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं कि जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बाहरी जो संक्रमण होते हैं, तो इससे हम WBC जो है वो हमारे बॉडी को रक्षा करता है। इस कारण से इसे क्या बोला जाता है? तो इसका दूसरा उपनाम जो है वो और क्या है? सोल्जर ऑफ द बॉडी। ठीक है, सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है किसको? तो WBC को बोला जाता है। इसका सोल्जर का काम क्या होता है? रक्षा करना। तो इसी प्रकार से ल्यूकोसाइट जो WBC होते हैं वो हमारे बॉडी को बाहरी संक्रमण से बचाते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल, उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो कितना होता है? तो उनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। ठीक है, मैक्स इनका 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन तक के इनका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? RBC बोला जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेस जिसे बोला जाता है। तो इनका जीवन काल जो होता है 120 डेज होता है RBC का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? यानी कि ब्लड की क्वांटिटी पूछ रहा है, तो ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। जितने भी मनुष्य होते हैं उनमें 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा पाई जाती है। अगला है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो कितना होता है? तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, जब डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वही अगर रक्तचाप ब्लड प्रेशर की बात करें तो क्या होता है? 120/80। ये नॉर्मल क्या होता है? BP होता है हमारे शरीर का। और ब्लड प्रेशर को मापने की जो यूनिट होती है, जो टूल्स होते हैं, उससे क्या बोला जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड जिससे NaCl भी बोला जाता है, ठीक है, ये किसका उदाहरण है? तो सोडियम जैसे ही हम लोग NaCl देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में पहला चीज आएगा नमक। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड अम्ल का तो है नहीं, क्षार भी नहीं है, लवण हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन C। लवण को ही साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक नमक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी से होते हैं? देखते हैं कभी कभी हम लोग इरेगुलर ब्रश करते हैं या किसी कारण से हमारे दांत में पीलापन आ जाता है, तो वो किसकी कमी से होता है? तो वो कमी होता है फ्लोरीन का। ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है,
पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटीमोलॉजी या जूलॉजी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर यूरेनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ कैंसर किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी से बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी का उपयोग किसमें किया जाता है? किसके उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो जब कैंसर होता है तो कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ORT का पूरा नाम क्या हुआ? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, का संबंध किससे है? कहीं कहीं ORS भी लिखा रहता है, तो O4 इसमें भी क्या होगा? ओरल। R4 क्या हो जाएगा? रिहाइड्रेशन। और S जो यहाँ दिया गया है तो वो S का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, बाकी O और R दोनों सेम रहते हैं, ORT या ORS दोनों सेम है। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का संबंध किससे है? अतिसार से है। इसका राइट आंसर अतिसार हो जाएगा। जब भी हमें लूज मोशन होता है तो हमारे बॉडी में क्या होती है? पानी की कमी हो जाती है। तो हमारे बॉडी में पानी और नमक की कमी को दूर करने के लिए ORS का घोल हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है, ये किस में पाई जाती है? ग्लूकोमा और ट्रेकोमा, तो ये हमारे आंखों में होने वाली एक बीमारी है। इसका राइट आंसर आंख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HIV की जांच के लिए, HIV किसके के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रयोग में लाया जाता है टेस्ट उसे बोला जाता है एलिसा टेस्ट। ठीक है, और HIV क्या है? तो एक वायरस है। याद रखिएगा, HIV एक वायरस है और इसका टेस्ट जो क्या कहलाता है? एलिसा टेस्ट कहलाता है। जब भी एड्स से कोई भी व्यक्ति पीड़ित होते हैं तो उन्हें जो टेस्ट कराया जाता है वो एलिसा टेस्ट कराया जाता है। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV से कौन सी बीमारी होती है? तो एड्स होती है, AIDS जिसे हम लोग बोलते हैं। A4 क्या होता है? एक्वायर्ड। I4 हो जाता है इम्यून। D4 हो जाता है डेफिशिएंसी। और S4 क्या हो जाता है? सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम भी याद रखिएगा, प्रश्न में कभी कभी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर कहलाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक ये 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि एक मनुष्य की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 0.25 सेंटीमीटर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 50 साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। Thank you for watching my video.